देखिए, किंगफिशर का जो इशू हुआ और जिस तरीके से बैंकों ने ढिलाई बरती और आखिरकार माल्या साहब देश से बाहर भाग गए। अब बैंक जो है ना, वो कोई भी कोताही बरतने की अगर आप देखें मूड में नजर नहीं आ रहे। हालांकि अब तक वो बहुत ढीले थे, लेकिन अब आगे क्या है उनकी रणनीति और कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स जो कि अब उनके टारगेट्स हैं, इससे बात करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपू हैं। दीपू, अब मैं गैवन इंडिया की बात करता हूं। इन पर भी कर्ज कितना है हम सब जानते हैं, वो छुपा नहीं है। और बैंक वसूली के लिए अब इनके साथ क्या कदम उठाने जा रहे हैं और क्या वो बहुत हार्ड स्टेप्स ले सकते हैं? अब इसकी सबसे पुरानी कंपनी गैवन इंफ्रा की हालत बद से बदतर होती जा रही है और सिचुएशन ये है कि अब इसके ज़्यादातर 50% से ज़्यादा स्टेक 12 बैंकों के कंसोर्शियम के पास चला गया है, क्योंकि उसने एसडीआर रूट लिया है। मैं बता दूं कि गैवन इंफ्रा की जो कठिनाई है, जो उसकी मुश्किल है, वो चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जैसे ही उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया उसके बाद से बढ़ती चली गई है। और सिचुएशन आज ये है कि अभी आईसीआईसीआई जिसको नेतृत्व कर रहा है 12 बैंकों का, कम से कम 50% से एबव अराउंड 60% इक्विटी का हिस्सा उन बैंकों के पास चला गया है। और ये बैंक बायर ढूंढ रहे हैं कि आखिर गैवन इंफ्रा को कौन रन करेगा। ऐसा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या ऐसा कोई पर्सन मिल जाए जो गैवन इंडिया के इन शेयर को खरीदे और वो इसको ऑपरेट करे, लेकिन अभी भी इन बैंकों को बायर्स नहीं मिले हैं। दीपू, इनफैक्ट सुनने में तो ये भी आया है कि जो वेंडर्स हैं वो अपनी बकाया रकम को वसूलने के लिए कंपनी के स्क्रैप तक बेचने के लिए तैयार हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या इस तरह कभी वेंडर्स जो इस तरह के कदम भी उठा रहे हैं? ज़्यादा अंदर अगर आप जाएं गैवन इंडिया के, तो उसमें आप पाएंगे कि आप अकेले चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट में करीब 150 से ज़्यादा वेंडर्स थे और उन वेंडर्स की और खासी वहाँ के कर्मचारियों को भी सैलरी गैवन इंडिया बंद कर चुका है। और ये जो वेंडर्स थे उनको जो अमाउंट बकाया था करीब 80 करोड़ के आसपास का, छोटे मोटे अमाउंट से लेकर के अब वो जो स्क्रैप बचा है उसको सेल करके वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और जो इंटरनल उनकी कम्युनिकेशन है वेंडर्स के साथ, वो दिखाते हैं कि गैवन इंडिया उसमें भी डिफॉल्ट करता जा रहा है। तो एक बात तकाजा ये है कि जो टॉप बोरोवर हैं और उनके जो ऑपरेशंस हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी दुर्गति कैसी हो रही है, उसके लिए गैवन इंडिया एक जिस तरह से उस हैंडल कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, उससे लग रहा है कि ये सिचुएशन आने वाले दिनों में और वर्ष होगी। जब हमने गैवन इंडिया से बात करने की कोशिश की तो लगातार वहां से डिनायल आया, किसी ने भी जी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। और हकीकत यह है कि वेंडर्स अभी भी वहां पे स्क्रैप बेचने के लिए खुद ही गैवन इंडिया के बिहाफ पे स्क्रैप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी खरीदार नहीं मिल रहा है। तो नतीजा यह हुआ कि बैंकों को, 12 बैंकों के कंसोर्शियम को और गैवन इंडिया के जो वेंडर्स हैं उन दोनों को मार्केट में कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। और कंपनी का जो कर्ज है वो लगातार 10 का 10 150 बिलियन रुपए के बराबर वो बरकरार है और न तो बैंक उसको रिकवर कर रहे हैं, न गैवन इंडिया उसको रिकवर करने की हालत में है। यानी अगर मैं दीपू की खबर को सत्य मान के चलूं तो शायद कुछ दिनों में बैंक आपको लोहा लक्कड़ बेचते हुए नजर आएंगे। खैर, अब सुमित के पास चलते हैं। सुमित, अब इसका बाजार के साथ सरोकार क्या है? अब देखिए, ये कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की सबसे, अगर आप देखिए, बुरी हालात में है। एक तो किंगफिशर के बाद बैंकों को सीख क्या मिली और अब ऐसे में कौन कौन सी कंपनियां जो है वो सबसे पहले रडार पर होंगी बैंकों के? अब शुक्रिया वीरेंद्र। जिस तरह से अभी दीपू बता भी रहे थे कि करीब 12 बैंकों कंसोर्शियम गैवन इंडिया को टेक ओवर कर चुका है, करीब 56% के आसपास की हिस्सेदारी है उनकी। लेकिन जो एक नोटिसेबल चीज़ है इस पूरे मामले के अंदर वो है करीब 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज गैवन इंडिया के ऊपर है। मार्केट कैप के लिहाज से देखिए तो रफली 422 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, यानी कि शायद 20% के आसपास पूरे डेट का, शायद 10% भी कम यहाँ पे हिस्सा जो है वो कंपनी की मार्केट कैप के आसपास रह गया है। दूसरा, कंपनी में करीब प्रमोटर की 17% के आसपास की हिस्सेदारी है और इस हिस्सेदारी का भी करीब 94% हिस्सा, यानी ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा वो गिरवी रखा हुआ है। तो ये एक और बड़ी चीज़ है, यानी कि ऑल कंपनी के पास इस तरह लिहाज से देखेंगे कंपनी घाटे में है, कैश फ्लोज नहीं है, डेट काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से तो कोई कैसे रिलीफ नहीं आ रहा है। तो एंड में एक ही रिलीफ बचता है कि एसेट बेचे जाएं, क्योंकि अभी दीपू बता भी रहे थे शायद स्क्रैप बेचते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा जो दूसरा एक अच्छी खबर इस कंपनी रिलेटेड है वो ये कि करीब 56% हिस्सा बैंकों
बैंकों के पास आ चुका है। कोई भी अच्छा अगर यहाँ पे ओनर मिलता है तो शायद टर्न अराउंड आता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन कुछ ओनरशिप की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक इस पूरे ही कंसोर्शियम को लीड करता है। 14% के आसपास की हिस्सेदारी वो ओन करता है। पीएनबी 8.5% की हिस्सेदारी के बाद सेकंड बड़ा होल्डर है। सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक भी करीब 8% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। ओबीसी, यूबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास भी करीब 1.5 से लेकर 7% की हिस्सेदारी है। तो अगर कोई भी बड़ा हिट लगता है इस कंपनी से रिलेटेड तो इन कंपनीज को अकॉर्डिंगली इसकी बुक्स की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, तो इन पर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जी चलिए, शुक्रिया सुमित और दीपू आप दोनों का। तो इंपॉर्टेंट खबर है काफी। इनफैक्ट सिद्धार्थ, बैंक्स जो हैं वो अपने डेट को रिकवर करने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाल ही में बैंकों ने काफी इनिशिएटिव्स लेने शुरू किए हैं और जिस तरह से डेवलपमेंट अभी बताई सुमित ने और दीपू ने, मैं प्रिसाइसली पहले तो गैमन इंडिया पर ही आपकी राय लेना चाहूंगी। दो बातें यहाँ पर हैं। एक तो ऑलरेडी कंपनी कर्ज में काफी डूबी हुई है और डेट रिकवरी के लिए बैंक जो हैं वो अब कबाड़ तक बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात सुमित ने जो लास्ट में मेंशन की वो ये थी कि 56% के आसपास की हिस्सेदारी अब बैंक्स के पास आ चुकी है। तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर कोई और कंपनी से एक्वायर करती है या फिर बैंक इस 56% को स्टेक को बेचते हैं तो शायद फंड्स आएंगे। लेकिन ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? डेट की सिचुएशन काफी खराब है, इस बात को ध्यान में रखते हुए किंगफिशर के साथ जिस तरह का इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा उस बात को जहन में रखते हुए बाहर आ जाएं अभी भी शेयर से, या फिर अभी होल्ड रखें, कीपिंग इन माइंड कि बैंकों के पास 56% के आसपास की हिस्सेदारी है। देखिए दीपाली, विद डिस्क्लेमर कि ये स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है तो रेको देना बहुत मुश्किल है, पर हम मानते हैं कि जो हाई डेट रिडन कंपनीज है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में हो या कोई भी सेगमेंट में हो, ये कंपनियों से दूर ही रहना बेहतर है। क्योंकि जिस हिसाब से आरबीआई के नोटिफिकेशंस है कि ज़्यादा एसेट क्वालिटी या एनपीएस को रिकग्नाइज करने की बात है, जो नोटिफिकेशन है उस हिसाब से बैंक भी बहुत अग्रेसिव हो गई है रिकग्नाइज करने में। तो ये सब देखते हुए डेफिनेटली जो बड़े कर्ज लेने वाली कंपनियां हैं उन लोगों के लिए जहाँ पे रीपे करने की कोई कंडीशन नहीं है, जो एनपीएस होते जा रही है, वहां पे एक जरूर तकलीफ की बात होगी। अगर निवेशक के नजरिए से देखा जाए तो ये सारी कंपनियों पे निवेश करना ही नहीं चाहिए। पहले प्रथम अगर करते हैं तो मैं मानता हूं कि यहाँ से तकलीफें और बढ़ सकती है रादर देन कम होना, तो यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। जी, कल एक व्हाट्सएप पे मैसेज फ्लोट हो रहा था माल्या साहब के बारे में। माल्या साहब चले गए देश से बाहर और कहा गया कि इनके लिए कितना बुरा दौर चल रहा है। एक ऐसा शख्स जो कि हिंदुस्तान की आधी जनता के साथ बीते कई सालों से उनके सुख दुख में खड़ा हुआ था, चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी, बियर की बोतल हमेशा साथ रहती थी। अब इनकी दुख की घड़ी है तो इन ग्रुप की कंपनियों पर क्या किया जाए। अपने क्लाइंट्स में मयूरेश, बहुत सारे आपके क्लाइंट्स होंगे जिनके पास ये स्टॉक्स होंगे, बहुत सारे स्टॉक्स होंगे। अभी उन लोगों को आपने क्या एडवाइस किए है? नहीं, क्लियरली वीरेंद्र जी, आई थिंक एक तो हमारे डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स हमारे कवरेज में है नहीं, सो फ्रॉम अ रिसर्च पर्सपेक्टिव आई थिंक काफ़ी डिफिकल्ट होगा रिकमेंडेशन अब बाय सेल का। बट जैसे आई थिंक डेवलपमेंट्स हुई है ओवर द पास्ट फ्यू डेज और जैसे आई थिंक शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुई है, आई थिंक इंक्रीमेंटली मुझे नहीं लगता आई थिंक एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ अ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। हालांकि आई थिंक सेंटिमेंटली बहुत कुछ बिगड़ सकता है विथ वॉट एवर हैज हैपेंड, बट क्लियरली आई थिंक ये स्पेस में अगर रहना ही है, जैसे आप बात कर रहे हैं IMFL या लिकर के स्टॉक्स में, मुझे लगता है रैडिको कहता नहीं बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, सो दैट रिमेन्स वन ऑफ आवर प्रेफर्ड पिक्स। जी, इसके अलावा जीएसपीएल पर भी फोकस कीजिए। कल हमने देखा था कि एक तेज गिरावट शेयर में देखी गई थी, जिस तरह से फॉरेन लेंडर्स हैं वो लोन जो है कंपनी पर उसको रिकॉल करने की बात कर रहे थे। और आज एक और नेगेटिव न्यूज फ्लो है, वो ये है कि क्रिसिल ने जीएसपीएल की जो रेटिंग है उसको घटाया है और डिफॉल्ट रेटिंग की है जीएसपीएल की। कल ऑलरेडी ₹1.25 कमजोरी साथ स्टॉक क्लोज हुआ था और आज नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से फिर से दबाव शायद शेयर में रहे, तो नजर रख सकते हैं 65 के लेवल्स पर क्लोजिंग आई। मानस, आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में दो स्टॉक्स कौन से होंगे जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे व्यूअर्स को प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से? देखिए, हमने पहले LIC हाउसिंग, अशोक लेलैंड, रिलायंस, टेक महिंद्रा की बात की है शायद, बट अगर आप उसके अलावा देखिए तो रिलायंस कैपिटल एक ऐसा स्टॉक है जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 370 के आसपास था, स्टॉक ने वो ब्रेक किया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी भी पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें और अपमूव देखने को मिले। रिलायंस कैपिटल कम से कम 395 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए और 365 के स्टॉप लॉस लगाएं। और दूसरा स्टॉक टेक महिंद्रा रहेगा, क्योंकि कल हमने IT स्टॉक्स में
खरीदारी देखी थी और टेक महिंद्रा पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद लोअर लेवल्स पे 455 के आसपास उसने सपोर्ट लिया और फिर से एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली और उस पूरी रिकवरी में स्टॉक ने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम दिखाए हैं। 50 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 50 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, स्टॉक 485 तक जा सकता है। इसलिए मेरी राय में यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए और स्टॉप लॉसेस 455 पे लगाने चाहिए। जी।